नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट के सारी अपडेट्स लेकर। एक बहुत बड़ी साजिश से शुरुआत कर रहा हूं। ईरान में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। फ्रांस के एक अखबार ने यह खबर छापी है कि दरअसल जब ईरान के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही थी, ईरान के अंदर लगातार आंदोलन जैसी स्थिति बनी हुई थी 3-4 दिन तक, उस समय असल में प्लान यह था कि खामनेई साहब को मार दिया जाए और उनको रास्ते से हटाकर रेजीम चेंज कर दिया जाए। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा नाम बताया जा रहा है वो हसन रूहानी का बताया जा रहा है, जो ईरान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। दरअसल कुछ दिन पहले कई लोगों की ईरान के अंदर गिरफ्तारियां हुई थी, उनमें से कुछ गिरफ्तारियां कायम हैं, कुछ लोगों को रिहा कर दिया गया बाद में। इसमें हसन रूहानी का नाम भी आया था। हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि हसन रूहानी उस साजिश के पीछे थे जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के हत्या की बात थी। और वो सारी प्लानिंग जो की गई थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, वो बुरी तरह से नाकामयाब हुई। वरना उसी समय खामनेई साहब को निपटा दिया गया होता, खामनेई साहब को मार दिया गया होता। और खामनेई साहब के मरने का मतलब यह है कि ईरान में तख्ता पलट अपने आप हो जाता। उस समय जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, अंदर से माहौल बनाया जाता, बाहर से अमेरिका इजराइल अटैक करते और सत्ता पलट दी जाती। लेकिन यह पूरी तरह से नाकामयाब हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि आयतुल्लाह खामनेई ने सारा पावर अपने हाथ में ले लिया है। और इस समय पजेश्कियन राष्ट्रपति जरूर हैं, लेकिन पजेश्कियन के हाथ में सत्ता नहीं है। असल सत्ता है अली लारिजानी के हाथ में, जो सलाहकार हैं खामनेई के। कहा यह जा रहा है कि सारे मेजर डिसीजन जितने हैं वो खामनेई खुद ले रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं लारिजानी। इसके अलावा उन्होंने आगे का पूरा कार्यक्रम तय कर दिया है कि अगर अमेरिका का अटैक होता है, अगर खामनेई मारे जाते हैं तो उनकी जगह पर कौन गद्दी पर आएगा, अगर पजेश्कियन मारे जाते हैं तो उनकी जगह पर कौन गद्दी पर आएगा। आर्मी में जो लीडरशिप है उसकी आप कह सकते हैं सेकंड कमांड पूरी तैयार करवा दी है, ताकि अगर अटैक हो और शुरुआती दौर में कुछ इंपॉर्टेंट लोग मारे भी जाएं तो उनकी जगह लेने के लिए लोग पहले से मौजूद हों। जो सबसे बड़ा प्लान है अमेरिका और इजराइल का, जो सबसे बड़ा ख्वाब है कि किसी तरह से ईरान में सत्ता पलट दी जाए, वो ख्वाब पूरा ना होने दिया जाए। इसके लिए खामनेई साहब ने कमान अब अपने हाथ में ले ली है। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। ईरान से खबरें और हैं, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर जो हिंदुस्तान के मुताल्लिक है। नरेंद्र मोदी जा रहे हैं इजराइल, ये तो सब जानते हैं। इसके पहले नेतन्याहू ने एक वीडियो पर बात करते हुए कहा, अपनी संसद के अंदर नेसेट के अंदर बोलते हुए ये कहा कि मैं एक नया एंगल बना रहा हूं और ये एंगल शिया एंगल के भी खिलाफ होगा और सुन्नी एंगल के भी खिलाफ होगा। अब देखिए, अभी तक बात शिया एंगल की जाती थी, जिसमें ईरान, हिजबुल्लाह, इराक में जो है हूथी, इन सबको शामिल किया जाता था कि ये रेजिस्टेंस का खतरा है अरब के अंदर। अब सुन्नी एंगल की भी बात होने लगी है, जिसमें सऊदी अरबिया है, जिसमें टर्की है, जिसमें इजिप्ट है और बाकी सारे मुल्क हैं। यानी असल में नेतन्याहू को प्रॉब्लम पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड से है, सिर्फ एक मुल्क से नहीं है। उसका नाम मैं आगे लूंगा। अब ये जो एंगल बनाने की बात कर रहा है, इस एंगल में जो पहला नाम उसने लिया है वो भारत का लिया है, इंडिया। दूसरे और तीसरे नाम किसी खास काम के नहीं हैं। ग्रीस और साइप्रस, दोनों में कोई खास मजबूती भी नहीं है और ये दोनों वैसे भी पहले से इजरायली अड्डे बने हुए हैं। लेकिन तीसरा नाम जो लिया है वो बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। वो नाम लिया है यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि यूएई का। यानी सुन्नी एंगल के खिलाफ और शिया एंगल के खिलाफ यूएई, जो खुद एक मुस्लिम देश है, वो इजराइल के साथ है। ये बात इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पब्लिकली कही है। और अभी तक जब मैं ये न्यूज कर रहा हूं, 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, यूएई की तरफ से कोई ऐसी मजम्मत नहीं आई है कि नहीं, हम तुम्हारे इस खेल के हिस्सा नहीं है। तो दो चीजें देखने लायक हैं, क्या इंडिया वाकई इस एंगल का हिस्सा बनेगा जिसमें इजराइल के अलावा कोई और इंपॉर्टेंट मुल्क नहीं है? यह एक बड़ा सवाल है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि मेरे दोस्त, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी इजराइल आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। नेतन्याहू के पास बहुत कम मुल्क ऐसे रह गए हैं जिनको वो अपना फ्रेंड कह सके। यूरोप के मुल्कों का यह हाल है कि कोई यूरोपियन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इजराइल में नहीं आ रहा है। ज्यादातर यूरोपीय मुल्कों ने यह कहा हुआ है कि आईसीसी का वारंट जिसके ऊपर है, जो वांटेड अपराधी है, इंटरनेशनल अपराधी है, उसको अपने मुल्क में हम पैर नहीं रखने देंगे।
नॉर्डिक कंट्रीज, स्पेन और ऐसी कितनी कंट्रीज ने यह कहा हुआ है कि अगर नेतन्याहू हमारे यहां आता है तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। ये हालात हैं। अफ्रीका को छोड़ दीजिए, मुस्लिम कंट्रीज को फिलहाल छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी दुनिया में भी नेतन्याहू के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। पूरे लैटिन अमेरिका में अकेला अर्जेंटीना है जो नेतन्याहू के साथ खड़ा होता है। अर्जेंटीना में अमेरिका का यह गुलाम गद्दी पर बैठा हुआ है, सब जानते हैं। इसके अलावा आज की डेट में वो मुल्क जो कभी इजराइल के साथ बिल्कुल खड़े रहते थे, वो भी खुलकर इजराइल के साथ आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नेतन्याहू पड़ा हुआ है अकेला और उसको अच्छी तरह से पता है कि इस समय वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। दो ही सहारे हैं उसके पास, या तो अमेरिका है और या नरेंद्र मोदी है। अब उसके बाद आप देखिए, इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ लगातार मूवमेंट चल रहे हैं, एहतिजाज चल रहे हैं, लगातार एहतिजाज चल रहे हैं। आप कल का वीडियो देख लीजिए कि किस तरह से लोग सड़क पर उतरे हुए थे। इसके पहले भी लगातार वीडियोज आए हैं जिसमें नेतन्याहू गो के नारे लग रहे हैं, यानी नेतन्याहू अब तुम जाओ। कल का जो आंदोलन था, कल जो लोग सड़क पर उतरे थे वो यहूदी थे, लेकिन वेस्ट बैंक में जिस तरह की हिंसा हुई है उसके खिलाफ उतरे हैं। अब आप देखिए, वेस्ट बैंक पर यूएन का प्रपोजल आया, इजराइल को साथ देने के लिए कोई नहीं मिला। 85 कंट्रीज जिन्होंने शुरू में साइन किया था, उसमें यूके जैसा देश शामिल था जो हमेशा इजराइल के साथ रहा है। बाद में हिंदुस्तान भी उसमें शामिल हो गया। ज्यादातर मुल्क वेस्ट बैंक के मुद्दे पर इजराइल के खिलाफ है। क्यूबा के मुद्दे पर आप देखिए, अमेरिका और इजराइल के अलावा क्यूबा पर सैंक्शन के लिए किसी ने हाथ नहीं उठाया। उन मुल्कों ने भी हाथ नहीं उठाया जो अमेरिका के एहसान से दबे हुए हैं या अमेरिका से डरे रहते हैं। तो यह अकेला पड़ना है बाहर, नंबर 1। मुल्क के अंदर लगातार मुखालिफत हो रही है। लगातार अपने ही लोग कह रहे हैं कि तुमने इस मुल्क को जंग में ऐसा झोंका है कि मुल्क तबाह बर्बाद होने के कगार पे। तो अंदर अलग प्रॉब्लम है, चुनाव होना है जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि नेतन्याहू जीतेगा या नहीं जीतेगा, अगली बार राष्ट्रपति बनेगा कि नहीं बनेगा। कोर्ट में केस चल रहा है, ट्रंप धमकी दे रहा है, उसके बावजूद वहां का राष्ट्रपति हर्जोग इसको माफी देने को तैयार नहीं है, तो कोर्ट का केस भी झेलना पड़ रहा है। इसके सबसे कई करीबी लोग जेल के अंदर हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में, करप्शन के आरोप में। इसके अपने ऊपर करप्शन है। तो इतनी मुश्किलाहट में इसको एक आदमी दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी। अब समझना यह ज्यादा मुश्किल है। यह समझना तो आसान है कि नरेंद्र मोदी से इतना प्यार क्यों नेतन्याहू को उमड़ रहा है। और साथ में एप्स्टीन फाइल को भी आप जोड़ लीजिए। अब यह खुलासा हो चुका है कि एप्स्टीन का जो घर अमेरिका में था, उसको सिक्योरिटी इजराइल दिलवा रहा था। खुलेआम यह कहा जा रहा है कि एप्स्टीन इजराइल के लिए काम कर रहा था। सब चीजें बाहर हैं, तो नेतन्याहू लगातार मुश्किलात से घिरा हुआ है। उसके पास एक ही सहारा है कि अमेरिका किसी तरह से इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे अटैक करके उसको बर्बाद कर दे, तो वो अपने लोगों से कहे कि देखिए इतना बड़ा खतरा मैंने दूर कर दिया। और दुनिया में इंटरनेशनली, पूरे देश में उसके भी चर्चा है कि दुनिया में कोई उसको नहीं पूछ रहा, तो इंटरनेशनल हमारी इज्जत है, उसके लिए सहारा बन रहे हैं मोदी। तो यह समझना आसान है कि मोदी से इतनी मोहब्बत क्यों नेतन्याहू को हो रही है। समझना यह मुश्किल है कि क्या मोदी वाकई उतनी ही मोहब्बत वापस भी कर रहे हैं। अगर ट्विटर को हम देखें तो ट्विटर पर तो मोदी जी ने बिल्कुल मोहब्बत भरे अल्फाज में नेतन्याहू को अपना दोस्त कहा है, थैंक यू कहा है, और कहा है कि मैं आ रहा हूं तो ये करूंगा वो करूंगा, हमारी साझेदारी बढ़ेगी वगैरह वगैरह। अब मोदी जी का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आया तो है, भले रेफरेंस में, और ये आया है कि पिछली बार जब वो वहां गए थे तो वहां वो नाचे गाए थे ट्रंप को खुश करने के लिए। इस बार क्या करेंगे ये देखना होगा। अब तो एप्स्टीन है नहीं, तो इस तरह की कोई फाइल निकलेगी नहीं, लेकिन क्या करेंगे वो खबर कहीं ना कहीं से आज नहीं कल बाहर तो आ जाएगी। नरेंद्र मोदी की भी लगभग यही हालत हुई है। हालांकि जिस तरह से इजराइल अकेला पड़ा है, उस तरह से हिंदुस्तान अकेला नहीं पड़ा है। अभी ब्राजील के साथ भारत ने बड़ा समझौता किया है, जबकि ब्राजील की अमेरिका से दुश्मनी है। भारत ने हमेशा, अभी तक का यही हमारा सिद्धांत रहा है कि भारत ने हमेशा तीसरी दुनिया के देशों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बना के रखे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जा रहे हैं इजराइल, और वो भी ऐसे टाइम जब ईरान पे अटैक की तैयारी चल रही है। ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि अटैक कभी भी हो सकता है। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं। अब इसके पीछे एप्स्टीन की मजबूरी है, कोई और मजबूरी है, या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन ये
नरेंद्र मोदी के अपने डिप्लोमेटिक कैरियर में भी बहुत बड़ी भूल साबित होगी ऐसे मौके पर जाना। नॉर्मल केस में वो जाते तो किसी को बहुत असर नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे केस में जब मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है और कभी भी जंग शुरू हो सकती है, आप जाकर एक पक्ष के देश में खड़े होते हैं, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, तस्वीरें आएंगी, तो इसका बहुत सीधा मैसेज मिडिल ईस्ट में भी और बाकी दुनिया में भी यही जाएगा कि आप इजराइल के साथ वैसे ही खड़े हैं जैसे अमेरिका खड़ा था। अमेरिका का तो कहना ही क्या है, 2020 में ट्रंप चाबी दे चुके हैं व्हाइट हाउस की। प्रतीकात्मक चाबी थी, सिंबॉलिक थी, लेकिन चाबी देने का मतलब यही है कि भाई अब व्हाइट हाउस तुम्हारे हवाले किया। ट्रंप की हालत यह है कि वीडियो पोस्ट करता है, वो लेविन की वीडियो पोस्ट करता है जिसमें लेविन यह कह रहा है कि ईरान से कोई समझौता करने का कोई मतलब नहीं है, अटैक कर देना चाहिए तो कर दो अटैक। ईरान तो इस बात के लिए तैयार बैठा है कि कर दो अटैक। मजेदार बात यह है कि अमेरिका के जो एनवाय है विटकाफ, उन्होंने कल परसों में यह कहा कि मुझे यह हैरानी हो रही है कि इतने प्रेशर के बावजूद ईरान वाले टूट क्यों नहीं रहे हैं, हमारी हर बात मान क्यों नहीं रहे हैं। दो वजह हैं, जान लीजिए। पहली बात तो उनको पता है कि आपकी सारी बात मानकर अगर अपना मिसाइल प्रोग्राम वो बंद कर देंगे और मिसाइलें आपको सौंप देंगे तो 3 महीने बाद इजराइल हमला कर देगा। उनको अच्छी तरह से पता है कि आप समझौता इसलिए नहीं कर रहे कि आपको कोई खतरा है, आप सिर्फ इजराइल की राह आसान बनाने के लिए समझौता कर रहे हैं। तो कोई भी कंट्री अपना सेल्फ डिफेंस कैसे उठाकर दे देगी, कोई भी मुल्क वो हथियार कैसे दे देगा जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और इजराइल के अखबारों में जो नाटक चल रहा है वो तो कमाल का नाटक है। जैसे एक अखबार में एक आर्टिकल छपता है और वो कहता है कि ईरान की जो मिसाइल है वो हिरोशिमा में जो बम गिरा था उसके बराबर है, और इजराइल के पास जो एटम बम है वो क्या है, दिवाली पर फोड़े जाने वाले फुसफुसिया की तरह है या फिर न्यू ईयर पर जो पटाखे चलाते हैं उनकी तरह है। जिस मुल्क के पास खुद एटॉमिक बम है, जो मुल्क तबाह कर सकता है किसी और जगह एटॉमिक बम डाल के, वो कह रहा है कि इजराइल की मिसाइलें जो हैं वो हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम की तरह है। क्यों नहीं होंगी भाई? जब एक परमाणु बम वाले देश की दुश्मनी आपके सामने है तो आप भी अपने पास इतनी ताकत रखेंगे कि जवाब दे सकें। और 12 रोजा जंग में ईरान ने दिखाया था कि जवाब तो हम दे ही सकते हैं। क्या होगा अगर अटैक होता है? हो सकता है शुरू के 2-4 दिन में ईरान को ज्यादा नुकसान हो, लेकिन उसके बाद जब मिसाइलें बरसना शुरू होंगी तो इजराइल को कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा नेतन्याहू को भी है। इसीलिए अमेरिका की हेल्प मिले बिना वो ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। और ऐसे में जब नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं तो पूरी दुनिया के सामने यह साफ हो रहा है कि वो किसके साथ खड़े हैं। हालांकि पॉजिटिव बात की जाए तो ओमान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जेनेवा में थर्सडे को यानी गुरुवार को फिर से बातचीत होने वाली है ईरान और अमेरिका की। ईरान का कहना है कि जो शर्तें हमें मिली और जो शर्तें हमने दी, अगर उनको देखा जाए तो बातचीत सही डायरेक्शन में जा रही है और डील हो सकती है। डील तो हो ही सकती है, सवाल सिर्फ नियत का है कि क्या वाकई अमेरिका की नियत डील करने की है। देखिए, अगर मुझसे पूछेंगे बहुत ईमानदारी से तो मैं कहूंगा कि यह सारा प्रेशर इसलिए बनाया जा रहा है कि ईरान को कितना झुकाया जा सके। अगर जंग शुरू करनी होती तो अभी तक ट्रंप शुरू कर चुका होता। आगे भी जंग हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं जंग हो सकती है, लेकिन फिलहाल यही लगता है कि ट्रंप जंग करने के मूड में नहीं है। सबके बावजूद माहौल बना रहा है, साइकोलॉजिकल वार कर रहा है और धमकियां दे रहा है ताकि ईरान को कितना झुकाया जा सके। और इस साइकोलॉजिकल वार में ईरान कितना टिक पाता है, अराक्ची कितना टिक पाते हैं, हालांकि अराक्ची भी वही करेंगे जो खामनेई साहब करेंगे, तो वो कितना टिक पाते हैं ये इंपॉर्टेंट होगा। वार तभी होगा जब ट्रंप को यह लगेगा कि हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाएगी, अगर वार नहीं होगा तो। और एक इजरायली खबर सुन लीजिए, वो कहती है कि सऊदी जो घराना है वो, उसने सऊदी घराने के किसी मेंबर ने यह बात कही है कि अमेरिका से हमने ये कहा है कि ईरान में जंग रोकने का एक ही तरीका यह है कि वहां पर तख्ता पलट कर दिया जाए। मतलब इससे बेवकूफाना बात कोई क्या लिख सकता है? हो सकता है सऊदी अरबिया ने ईरान के खिलाफ कुछ कहा हो, यह मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं कहा होगा, लेकिन यह कहना कि तख्ता पलट हो जाए तो जंग रुक जाएगी, अरे भाई सारा तो खेल ही उसी का है। आप तख्ता पलट जो ही करने की कोशिश करेंगे, ईरान अपनी पूरी ताकत लगा देगा तख्ता पलट रोकने के लिए, तो फिर जंग तो वैसे ही होनी है।
लेकिन इजरायली अखबार जानबूझकर लगातार यह परसेप्शन चलाते हैं ताकि दुनिया में यह साबित करें या अपने लोगों के बीच यह साबित करें कि सऊदी अरबिया और बाकी जो अरब वर्ल्ड है वो भी ईरान में सत्ता बदलना चाहता है। इसके बीच में कल परसों में एक घटना हुई है। वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरह के छात्रों के बीच में भिड़ंत हुई है। एक तरफ खामनेई साहब के समर्थक छात्र थे और दूसरी तरफ रजाशाही चाहने वाले शाह रजा पहलवी के समर्थक छात्र थे। दोनों अपने अपने झंडे लेकर आए थे। जाहिर है दोनों तरह के छात्र थे तो पत्थर चले हैं, सब कुछ हुआ है। इससे एक बात तो समझ में आती है कि ईरान में एक छोटा सा हिस्सा वो भी है जो शाह रजा पहलवी की वापसी चाहता है। क्यों चाहता है यह समझ पाना वाकई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यह हकीकत है और इस हकीकत को खासतौर पर यूनिवर्सिटी वाले इस घटना के बाद तो मानना ही पड़ेगा। बाकी तो क्या ही कहा जाए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया भाई। क्या अफगानिस्तान से उनको खतरा है? और बीबीसी यह बता रहा है कि अफगानिस्तान में बच्चों और औरतों को मारा गया है। उस हमले में एक ही फैमिली के 18 लोग दफन हो गए हैं। पाकिस्तान का हाल यह है कि वो गजा के मामले में जाकर अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठ गया है। तो पाकिस्तान से अगर किसी तरह के सपोर्ट की उम्मीद फलस्तीनी या ईरानी कर रहे हो तो उनको तौबा कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। उधर इराक और कुवैत के बीच ऐसा लग रहा है फिर जंग हो सकती है। सऊदी अरबिया पूरी कोशिश कर रहा है इसको रोकने की कुवैत की तरफ से, लेकिन इराक और कुवैत के बीच में फिर से सीमा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। तो मिडिल ईस्ट के अरब मुल्क ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे और यूएई जैसा इंपॉर्टेंट मुल्क जब जाकर इजराइल की गोद में बैठ गया है तो आप समझ सकते हैं कि और कौन कौन इजराइल की गोद में बैठ सकता है। तो किसी अरब एकता की उम्मीद मत कीजिए। ईरान को भी अच्छी तरह से पता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत है। हां, समर्थन जरूर है। अभी कुछ दिन पहले पुतिन का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि ईरान ने अब तक जितनी शर्तें कही हैं वो सारी शर्तें मानी हैं, सारे नियम कानून माने हैं, उसके बावजूद ईरान के खिलाफ कार्रवाई गलत है। चाइना ये बात कह चुका है। तो अगर दो बड़े मुल्क कोई उसके समर्थन में है तो चाइना और ईरान है। बाकी जो उसके प्रॉक्सी आप कह लीजिए, रेजिस्टेंस के पार्टनर कह लीजिए, उनके पास जितनी भी ताकत बची है, क्योंकि हिजबुल्लाह का तो साफ लग रहा है कि बातें वो जितनी भी करें शायद ताकत उनके पास अब बहुत कम बची है, खासतौर पर सीरिया के फॉल के बाद। लेकिन जितनी भी ताकत बची है वो ताकत झोंकेंगे और ईरान के पास जो ताकत है उस ताकत से वो लड़ेगा। अब लड़ने के बाद जीतेगा या बर्बाद होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये सोचना कि अरब मुल्क उसके साथ आएंगे या कोई साझा अरब कोई ताकत बनेगी, ये फिलहाल तो मुझे बेवकूफी से ज्यादा कुछ और नहीं लगता है। अरब मुल्क आपस में एक दूसरे को मारकर, एक दूसरे से लड़के और अपनी राजशाही बनाए रख के काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब ये खुशी कब तक चलेगी ये भी देखने वाली बात। अभी तक यही सारी अपडेट है। आगे जिनेवा में बात होनी है, देखते हैं बात कहां तक बढ़ती है। जंग का जहां तक सवाल है किसी सेकंड शुरू हो सकती है। जंग का जहां तक सवाल है वो टल भी सकती है। जो जब जैसा होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।